नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायरेशन इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी इंटरनेशनल खबर के साथ जिसका इंतजार दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे थे। खबर क्या थी? खबर ये थी कि कब रुकेगा इजराइल और गाजा का युद्ध। क्या ये वाकई में रुकने जा रहा है? चलिए इसके बारे में तो आज हम बताएंगे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि फाइनली दुनिया ने इजराइल का रुकना सुन लिया है, और तो और इजराइल के मुंह से सॉरी सुन लिया है। किसको बोला गया है? कतर को। क्यों बोला गया है? इन भाई साहब ने बुलवाया है। अगर सॉरी आप किसी से बुलवा देते हो, अपने आप में बड़ा टास्क है। बड़ा टास्क इस तरह से समझ कर देखिए कि इजराइल, जिसने खुलेआम दुनिया भर को यह थ्रेट दे रखी हो कि बेटा जहां भी छुपा कर रखे हो सबको घुस के मारूंगा। कतर, जिसको कभी पनाह थी अमेरिका की, उसको ट्रंप की पनाह के बावजूद मारा गया। ऐसे में अगर ट्रंप ने इजराइल से सॉरी बुलवा दिया तो ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी जीत कंसीडर किया जाना चाहिए कि ट्रंप ने वाकई में मिडिल ईस्ट में वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया लंबे समय से ट्रंप से उम्मीद कर रही थी। इतने सारे देश जो मिलकर गए थे मनवाने के लिए, फाइनली नेतन्याहू ने अपनी तरफ से कतर से अपॉलॉजीज मांगी और कहा, भाई माफी चाहते हैं, आपके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करके हमने गलत किया। आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमें आपके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये कब हुआ? नेतन्याहू गए हुए हैं इन दिनों अमेरिका। अमेरिका में यूएन की बैठकें चल रही हैं, ये वहां गए हुए हैं। ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के साथ साथ एक दूसरी बड़ी बात होती है जो अगेन ट्रंप के लिए एक विजय से कम नहीं है। और बात यह है कि जिस नेतन्याहू ने थोड़े दिन पहले यह कहा हो कि गाजा या फिर वेस्ट बैंक जैसी कोई जगह नहीं होगी, अब फाइनली वो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि हाँ भाई, गाजा को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे अमेरिका के द्वारा की गई उस मध्यस्थता की, जिस मध्यस्थता के चलते मिडिल ईस्ट को अपने से एक शांति की उम्मीद है। इजराइल की तरफ से माफी मिल चुकी है, साथ ही साथ में गाजा को अब इजराइल कब्जाने वाला नहीं है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है, आज के सेशन में इसका विश्लेषण करेंगे। चर्चा करेंगे कि यहां से आगे हमास का क्या होगा। क्या वाकई में दुनिया भर के लीडर्स जो इस समय ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट के नेता जो इस बात के लिए ट्रंप से कह रहे हैं कि जहां पना हम मान गए, आपने वाकई में कर दिखाया, ये केवल ऐसे ही है या इसका कोई दूसरा चेहरा भी है? आज मैं आपके सामने उस पूरी कहानी को खोल कर रखने जा रहा हूं। असल मायने में ये कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो विस्तार से सुनेंगे आज के इस सेशन को, क्योंकि दुनिया में नेतन्याहू ने एक काम बहुत अच्छे से कर दिया था कि पूरे अरब वर्ल्ड को और मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा कर दिया था और एक साथ इकट्ठा करके ट्रंप के पास भिजवा दिया था कि पापा, आपका बच्चा हमें बहुत मारता है, उससे कहिए हम परेशान हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था कि जैसे ट्रंप ने कभी नेतन्याहू से कहा हो कि कतर को पीटो, ये सबको इकट्ठा करेगा, सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आएंगे और हम तुमसे कहेंगे कि जाओ सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलना और बदले में तुम जो चाहोगे वो तुम्हें दिला देंगे। तो क्या इजराइल वाकई में ऐसे ही मान गया या फिर वाकई में जीत गया है? आज के सेशन में इस बात का पूरा तरह खुलासा होने जा रहा है। समझेंगे जिस बात को जिसको दुनिया समझने में इग्नोर कर रही है, आज के सेशन में हम उस पूरी बात को समझने जा रहे हैं। डिटेल से बढ़ेंगे, लेकिन पहले जल्दी से सुन लीजिए क्योंकि आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से आप सब लोगों में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें आ जाएंगी और 7 दिन के अंदर वो तनख्वाहें खत्म भी हो लेंगी, सेट हो लेंगी ईएमआई में, खर्चों में। बचत के लिए विचारते हैं तो म्यूचुअल फंड के बारे में सोच लीजिए। आपके खर्चों के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको सेविंग्स करनी है, म्यूचुअल फंड्स करने हैं, तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, सारी जानकारी मैंने अपने कोर्सेज में दी हुई है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके लिए कौन सा बढ़िया है, क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं जानना तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर पहुंच जाइए, अपने लिए एक प्यारा सा कोर्स सुन लीजिए, इस हफ्ते में सुन डालिए और उसको पूरी तरह से अपनाकर अपने लिए एक बेहतर सा प्लान डिजाइन कर लीजिए। बातें बाजार की एप्लीकेशन है, लिंक कमेंट बॉक्स में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी इस बात से तो अवगत हैं कि इजराइल ने कुछ दिन पहले ही कतर के ऊपर हमला किया था। असल में कतर के अंदर बैठे हुए थे कुछ हमास के लीडर्स जो कि शांति वार्ता करने आए थे। इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया। कतर के अंदर हमास के लीडर्स तो मारे ही गए, कतर का भी एक अधिकारी उसमें मारा गया। इजराइल के द्वारा यह जो कारनामा हुआ, इसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक डर भर दिया। डर इस बात का कि यार, इजराइल को जब इस बात का डर नहीं है कि जिस कतर ने पूरी तरह से
चादर ओढ़ रखी है अमेरिका की, सेंटकॉम का मुख्यालय अपने यहां बना रखा है, अमेरिका को $400 मिलियन का हवाई जहाज भेंट किया है, अमेरिका की कही हुई हर बात मानता है, उसको भी अगर नेतन्याहू पेल दे रहे हैं, तो ऐसे में भाई साहब हमें कुछ करना होगा। और ऐसे में एक अजब संयोग हुआ, जिस आदमी को लोग कभी कटोरे में दाना डाला करते थे, कटोरे में सिक्का डाला करते थे, उसे गले लगाना पड़ा। सऊदी और पाकिस्तान नजदीक आए, पाकिस्तान को लगा इतनी इज्जत ये तो हमने कभी सोची नहीं थी, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है। अब छोड़िए। तो ऐसे में इन दोनों के साथ में कंटेक्स्ट तो बहुत बुरा याद आया था, पर मैं उसको दूंगा नहीं, आप लगा लीजिएगा। ये दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मिडिल ईस्ट के लोगों को उम्मीद जगती है कि देखो परमाणु बम वाला रखता है ये, और सऊदी इनके साथ में आया है, कुछ बढ़िया होगा। कतर ने भाई साहब लगभग मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं सबको बुला लिया। कतर को वाकई में बहुत बुरा लगा था, ये उसके लिए एक विश्वासघात जैसा था। मतलब जिस देश को वो आज तक ढोता आ रहा था, उसकी प्रेजेंस में भी अगर इजराइल पीट कर चला जा रहा है, तो फिर क्या ही लॉजिक निकलेगा। कतर ने मुस्लिम वर्ल्ड के लगभग सारे देश, जीसीसी के देश, ओआईसी देश, सबको इकट्ठा कर लिया। रातों रात भाई साहब 50 देश एक साथ इकट्ठे हुए, सबने कसम खाई कि भाई साहब ये क्या है। मतलब इजराइल अब मतलब वो हो गया, वो चिराग से निकला हुआ राक्षस जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। भाई साहब सब दुखी होकर के सिफारिश करने पहुंचे ट्रंप के पास कि सर आप ही हैं जो कि इजराइल को रोक सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, इजराइल को रोकिए, उससे कहिए कि वो हमको ना मारे, क्योंकि उसने ये कहा है कि हमास के लीडर जिस भी देश में होंगे मैं उन्हें घुसकर मारूंगा। भाई साहब ट्रंप ने बकायदा यूएन की बैठक में इन सभी देशों से बातचीत की, पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई थी, ये सब पहुंचे थे। तो वहां पर पहुंच करके इन लोगों ने बातचीत की थी ट्रंप से, वो मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको वो भी जब बताया था कि सारे देश इकट्ठे हुए थे, 50 मुस्लिम देश इकट्ठे हुए थे कि हम कुछ करेंगे, करेंगे बस इतना ही कि ये ट्रंप के पास पहुंच के शिकायत करेंगे। ट्रंप के पास पहुंचकर शिकायत की थी इन लोगों ने। इस बीच में नेतन्याहू धमकाए पड़े थे इन सबको, बेटा तुमको मैं देख लूंगा, बेटा मैं तुमको देख लूंगा। तो ये सब एक साथ इकट्ठे होकर के पहुंच गए ट्रंप के पास, यूएन के अंदर पहुंच करके कहा सर आप बचाइए, देखिए वो दौड़ा दौड़ा के मार रहा है हमको, आपके दिमाग में जो भी पिक्चर चल रही हो चलने दीजिएगा। अच्छा इसी बीच में भाई साहब नेतन्याहू यूएन पहुंचते हैं, यूएन पहुंच करके अपनी तरफ से सारी बातें रखते हैं, उसके साथ साथ दोनों लोगों को अपडेट देते हैं और कहते हैं कि सुनो हम लोगों ने अभी तक क्या किया। मुझे पता नहीं क्यों जब मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, दौड़ा दौड़ा करके मारा, सब लोग पहुंचे। आप में से पता नहीं कितनों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी का शुरुआती सीन देखा है, जिसमें सर्किट एक उद्योगपति को भगा भगा कर मार रहा होता है, और भाग करके वो उद्योगपति जाकर के शरण मांगता है, जिस जगह छुपता है वहां पर मुन्ना भाई यानी कि उस समय संजय दत्त जो है उनके पास कि भैया हमें बचा लो। लेकिन बाद में पता चलता है कि दौड़ा तो असल में संजय दत्त ही रहा था, कहकर सर्किट के नाम पर, सर्किट बस वो छुरी घुमा घुमा करके उसे दौड़ा रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही सीन अपने दिमाग में लाइए कि नेतन्याहू केवल ट्रंप के इशारे पर इन सबको दौड़ाए फिर रहे थे। 50 देश एक साथ आकर के जिस आदमी से क्षमा मांगे कि सर उसे रोकिए वो मार रहा है, खेला असल में वही खेल रहा था, दैट इज ट्रंप खेल रहे थे। ट्रंप ने अपनी तरफ से नेतन्याहू को छोड़ रखा था कि जाइए मिडिल ईस्ट में शांति करिए, शांति के नाम पर सारे उन लोगों को जो अमेरिका को गाली देते हैं मिटा दीजिए। भाई साहब इन्होंने पूरी लिस्ट डाल दी कि मैंने सब मिटा दिए सर, अब मैं आ गया हूं, बताइए आगे का क्या काम है। भाई साहब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं, तस्वीरें आती हैं, ट्रंप इन्हें रिसीव करते हैं, दोनों के बीच बढ़िया हैंडशेक होता है। लोगों को उम्मीद होती है कि ट्रंप इनसे अब कुछ ऐसा कहेंगे जिससे कि सब तरफ सब लोग खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही फिर से अगर आप उस सीन के मूवी के सीन को घुमा रहे हैं तो हे सर्किट तो इससे सॉरी बोल टाइप से बोले जी सर मैं अभी सॉरी बोल देता हूं, तो सर्किट खट से सॉरी बोलता है, ऐसे सॉरी गलती हो गई। बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि सुनो मैं फोन मिला रहा हूं, तुम कतर के प्रधानमंत्री से सॉरी बोलो कि तुमने उनकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया। इजराइल ने कहा ओ क्या बात है, सॉरी चाहिए, लीजिए सॉरी देते हैं। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया और कहा अपॉलॉजीज, हमने आपकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया, आपकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, हमास को मारना चाह रहे थे लेकिन आपके देश में आपसे बिना पूछे हमला कर दिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाई साहब खुश हो गया कतर। कतर ने बकायदा इस बात को इस तरह से लिखा जैसे कि सॉरी पाते ही वो खुश हो गया हो, लेकिन वो ये भूल गया था कि व्यापारियों की सॉरी भी सौदे में आती है। वो ये भूल गया था कि उसे ये सॉरी पकड़ा करके एक सॉरी की कीमत तुम क्या जानो कतरी बाबू, ये बताने का प्रयास हो रहा था। असल में कतर को सॉरी के बदले कुछ ऐसा करना था जिसकी शायद ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज बहुत दिनों बाद रियलाइजेशन में होंगे। क्या था आगे की कहानी सुनिए। भाई साहब इन्हें सॉरी दी जा
जाती है हर जगह कि साहब ड्यूरिंग कॉल इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज्ड फॉर अटैक ऑन दोहा एंड कतरी सॉवरेनिटी which resulted in the martyrdom of Qatari citizen Badr al-Baduri Dosari pledging to not repeat any targeting of Qatari territory in the future। उन्होंने कसम खाई कि भविष्य में कभी वो हम पर हमला नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने हमारे विदेश मंत्री को कतर के साथ मिलकर के ये अफर्म किया है कि सॉवरेनिटी का भविष्य में कभी उल्लंघन नहीं होगा, भविष्य में कभी भी कतर के ऊपर इस तरह के हमले नहीं होंगे, कभी भी इस प्रकार का दोबारा अटैक नहीं होगा, ऐसा हमें अश्योरेंस दिया। कतर ने बकायदा गाजे बाजे के साथ पूरी दुनिया को बताया कि देखिए कितना अच्छा काम हो गया है। सब लोगों ने कहा वाह कतर तुम जिंदाबाद, तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुम हकदार थे, तुम्हें इज्जत चाहिए थी, फुल इज्जत मिल गई। तुम्हारे एक आदमी को मारा एक देश ने, सॉरी बोल करके तुम्हें शांत कर दिया। लेकिन क्या आपको वाकई लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल केवल इस सॉरी के लिए संघर्ष कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, खेला कुछ और था साहब। क्या था आइए अब वो देखते हैं। खेला यहां से निकल कर आता है, तुरंत एक प्लान आउट किया जाता है और कहा जाता है कि अब यहां से आगे फिलिस्तीन और इजराइल को एग्जिस्ट करेंगे, साथ साथ रहेंगे, इसका हम एक मास्टर प्लान देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से गाजा कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का एक शांति प्रस्ताव रख दिया। उस समय ट्रंप नेतन्याहू प्रेजेंट थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हम लोग एक डील करने जा रहे हैं, हिस्टोरिक डे और फीस है, हम दुनिया के लिए शांति की एक बात करने जा रहे हैं। ट्रंप के द्वारा पूरी दुनिया को संबोधित किया जाता है। नेतन्याहू उस बात पर उनको बधाई देते हैं कि सर आपके कहने पर मैंने सॉरी बोली और अब हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। कतर को खुश करके इन्होंने एक साथ बहुत बड़ा काम कर दिया। आप लोग अगर ऑब्जर्व करें तो पहले इस कहानी से पहले की पटकथा को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। कतर को निशाना बनाकर ट्रंप ने, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप की बिना परमिशन के नेतन्याहू नहीं करते। नेतन्याहू ने जैसे ही कतर को निशाना बनाया, सारे की सारे इस्लामिक वर्ल्ड कंट्रीज, मजेदार बात है कि ईरान और सऊदी भी कतर के पीछे आकर खड़े हो गए। आप सोचकर देखिए, जो ईरान अपना अलग हमेशा थॉट प्रोसेस रखता है गाजा को लेकर के, वो सऊदी के साथ कभी नहीं होता, वो कतर के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कतर हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर कोई गोला कैसे चला सकता है। यानी कि दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश जिनकी कितनी भी विचारधाराएं हो, तुर्की चाहे सऊदी के सामने कितना भी बड़ा नेता बनने का सोचता हो, पाकिस्तान जो तुर्की के साथ मिलकर के मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अपनी अलग सत्ता स्थापित करने की सोचता हो, सब एक साथ आकर जिसके पास खड़े हुए उसका नाम कतर था। कतर के पर कतरे गए और कतर को ही बाद में सॉरी बोल दिया गया। यानी कि कतर के नाम पर सारे की सारे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ हैंडल कर लिया गया। सोचिए अगर ये देश कोई और होता, जैसे अगर सऊदी होता तो ईरान कभी नहीं मानता, तुर्की होता तो सऊदी और ईरान दोनों ही नहीं मानते, दुनिया का कोई और देश होता तो कभी इस तरह की कहानी नहीं बनती। कतर था तो कतर के साथ सब आएंगे, ये तय था। अर्थात एक सॉरी ने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को एक साथ एहसान में दबा दिया। किस एहसान में? कि सुनो अब हमारा मास्टर प्लान है, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम सब लोग कतर की खातिर हमारे पास आए थे, तो अब हमसे प्लान भी लेते जाओ। क्योंकि ट्रंप को यह अच्छे से पता था कि कतर के लिए दुनिया में एक माहौल है कि यह अमेरिका का करीबी है, हमारा यहां पर सारा बेस वेस पैसा वैसा दे के रखा हुआ है, और यूरोप के देश भी चिल्लाने लग रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दो, मान्यता दो। तो लो बेटा, अब हम आपके सामने एक मास्टर प्लान रखते हैं। और इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस करते हुए एक 20 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया कि गाजा के अंदर शांति कैसे आएगी। मतलब सॉरी बुलवाने के तुरंत बाद इन्होंने गाजा का शांति का प्लान रख दिया। अर्थात अब गाजा के अंदर कोई भी पार्टी पूपाड़ी नहीं बजाएगी। सिंपल कह दिया कि अब यही करना है, तुम्हें करना होगा, क्योंकि इजराइल से कहा गया है कि अब जो मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं ये इंप्लीमेंट होते ही शांति आ जानी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा बिल्कुल सर, और अगर सर ये आपकी बात नहीं माने तो फिर आप हमें कुछ कहिएगा नहीं, हम गाजा साफ ही कर देंगे। समझ रहे हैं आप? 20 सूत्रीय कार्यक्रम सुनिएगा, क्योंकि कहानी है इफ एक्सेप्टेड बाय हमास दिस प्रपोजल कॉल फॉर रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस विद इन 72 आवर्स। अगर ये 72 घंटे में मान जाते हैं तो ठीक है, एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया जाता है, और उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू होने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को छूटना है। क्या बंधक छूटने के लिए ही लड़ाई थी? जी नहीं। कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां पर असल में ट्रंप ने पूरा गाजा कब्जा कर लिया है।
असल में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा प्लान रचा हुआ ट्रंप का था। नेतन्याहू के माध्यम से ट्रंप पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहते थे। नेतन्याहू ने ले जाकर भेंट कर दिया है कि ये पकड़िए सर, आपको गाजा चाहिए था, मैंने साफ करके दे दिया है। अब आप इन 20 सूत्रीय मांगों को सुन लीजिएगा, जिसको लेकर के पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है। ये पूरी मांगे हैं, मैं इनके ऊपर डिटेलिंग करूंगा, लेकिन पहले आप प्रतिक्रिया देखिए, दुनिया भर के लोग कैसे इस प्रतिक्रिया पर रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है कि साहब गजब का प्लान ले दिया। कतर ने बधाई दे दी है, गजब का प्लान दे दिया। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं गजब का प्लान, पूरी दुनिया गजब का प्लान। तुर्की की तरफ से गजब प्लान। सब दुनिया भर के नेताओं ने ट्रंप को बधाई दे दी है कि सर मजा कर दिया आपने, तो इतना जबरदस्त प्लान दे दिया है कि अब गाजा में होगी शांति ही शांति। लेकिन मुझे क्यों केवल अशांति नजर आ रही है इस पीस ट्रू स्ट्रेंथ के अंदर? अब मैं आपको उसका विश्लेषण देता हूं, क्योंकि ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। और उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर जब आप उस कार्यक्रम को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहां तो बहुत बड़ा खेला है। खेला यह है कि इस प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना, गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस अस्थायी बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप करेंगे, साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जिनका अभी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर किसी को लाना था, यूरोप से उठाकर ले आए, ना कीर स्टारमर, कोई मतलब नहीं। नए प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री, बहुत पुराने प्रधानमंत्री, लिस्ट में खोजोगे तो बहुत पीछे पाओगे। उस प्रधानमंत्री को लेकर के एक बोर्ड बना दिया गया है और कहा गया है सबसे पहले तुरंत युद्ध रोकना होगा। बहुत बढ़िया, इस कार्यक्रम को समझ के आप इस पूरी कहानी को समझ जाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि क्या समझ गए। इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में तुरंत युद्ध खत्म होगा। इजरायली सेना पीछे हटेगी, धीरे धीरे गाजा से निकल जाएगी। बंधकों को 72 घंटे के भीतर छोड़ना होगा, जिंदा अथवा मृत। और युद्ध खत्म होने पर इजराइल गाजा में उम्र कैद काट रहे 250 लोगों को और 1700 कैदियों को छोड़ देगा। ये सब कॉमन बातें हैं, मल्टीपल टाइम हो चुकी हैं। हम इजरायली कैदियों के बदले 15 मृत फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाए जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। इजराइल क्या अभी तक जादू कर रहा था? वो यही तो सब कर रहा था। हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। हमास के और अन्य लड़ाके गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। अस्थायी बोर्ड बनेगा शासन करने के लिए, उसकी अध्यक्षता ट्रंप करेंगे। यानी कि शासन गाजा में किसका होगा? ट्रंप का होगा। साथ में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर होंगे, जिनका कोई होने का मतलब नहीं है। कुल मिलाकर कौन है? ट्रंप हैं। गाजा की सरकार में हिस्सा कौन नहीं लेगा? हमास नहीं लेगा। हमास कहां गया? जाओ गदेश छोड़ के भागो। गाजा के लिए एक अस्थायी तकनीकी समिति बनाई जाएगी, जिसमें योग्य लोग लाएंगे। ये योग्य लोग कौन होंगे? कौन तय करेगा? अमेरिका तय करेगा। शांति बोर्ड बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, जिसमें टोनी ब्लेयर हैं। पुनर्निर्माण की योजना बनेगी। बोर्ड गाजा के विकास और सुधार की योजना बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। ओके, गाजा को तुरंत मदद दी जाएगी। गाजा में खास व्यापारिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोगों को आजादी है कि वो गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। चाहे तो रह सकते हैं और चाहे तो लौट सकते हैं। मतलब अगर गाजा छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, रहना चाहते हो तो रह जाओ। कौन बोल रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं। और तो और सुनते जाइए। सुरक्षा के लिए फोर्सेस, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार किया जाएगा। सुरक्षा बल गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। पॉइंट को पकड़िएगा, एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में सुरक्षा बनाए रखेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल कहां से आएगा? ये गाजा के बाहर से आएगा। साथ में पुलिस की ट्रेनिंग, ये सुरक्षा बल जो बनेंगे ये गाजा में पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। इजराइल और मिस्र की सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी। लड़ाई बंद होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन गाजा में मदद और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए बातचीत शुरू होगी और इस योजना का मकसद गाजा में स्थायी शांति बेहतरी का जीवन लाना है। अब ये जो बातें आपने आसानी में सुनी, इनको अंग्रेजी में डिटेलिंग के साथ अगर सुने तो केवल एक बात निकल कर आती है, और वो ये है कि एक
इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यहां पर लागू की जा रही है, जो कि हमास को हटा करके अमेरिका द्वारा अरब वर्ल्ड के सहयोग से यहां भेजी जाएगी। आपको लगता है कि अरब देशों में अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत है, जो जाकर खुद प्रार्थना करके खड़े हो कि सर उसको रोकिए, वो अमेरिका के साथ मिलकर के यहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना पाएंगे? साथियों, यहां पर कही गई बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गाजा रीडेवलपमेंट एडवांसेस एंड व्हेन द Palestine Authority reform program is faithfully carried out, conditions may finally be placed for a credible pathway to Palestine self-determination and statehood। यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी गई और कहा गया कि फाइनली जब ये बन जाएगा, इसे सौंपा जाएगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, यदि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने अंदर वांछित सुधार कर लेते हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बाय द वे है क्या, बता देता हूं साथियों। फिलिस्तीन फिलहाल दो जगह पाया जाता है, गाजा में और वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी राज करती है और गाजा में हमास राज करता है। हमास को गाजा से भगाकर कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यहां आ जाए। वास्तविकता यह है कि गाजा का कुत्ता भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को नहीं चाहता। दोनों सेपरेट रहते हैं, दोनों में कोई एका नहीं है, दोनों बिल्कुल उलट विचारधारा से हैं। समझो दो अलग अलग पार्टी हैं जो एक दूसरे से लड़ती हैं, इस तरह के हाल हैं। गाजा से कहा जा रहा है हमास को हटा दो और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ले आओ। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इजरायली डिफेंस फोर्स की मदद से शांति स्थापित करेगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कब तक रहेंगी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि यहां घुसते ही इजराइल के यहां घुसते ही सबसे पहले जो टनल्स बनी हुई हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। हमास का जो भी ठिकाना है उसे खत्म किया जाएगा। अगर हमास के लड़ाके गाजा को छोड़कर जाना चाहते हैं तो उन्हें सेफ पासेस दिए जाएंगे निकलने के, ताकि वो दुनिया भर के देशों में जाकर शरण ले सकें। इजिप्ट और जॉर्डन मिलकर के इस कार्य में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सीमा साझा करते हैं, एक इजराइल से और एक गाजा से। ऐसे में अगर ये लोग मदद करते हैं तो इन्हें भी बधाई दी जाएगी। कुल मिलाकर के गाजा के लिए ऐसा प्लान इन्होंने बना दिया, जिस प्लान में बताया गया कि जैसे फिलहाल आईडीएफ यहां तक पहुंची हुई है, सबसे पहले आईडीएफ को यहां पहुंचाया जाएगा हॉस्टेज रिलीज के बाद। फिर उसके बाद में जब आईएसएफ आ जाएगी तब आईडीएफ यहां रहेगा और इजराइल और गाजा के बीच में यह बफर जोन बनकर रहेगा। कुल मिलाकर के साथियों, इस पूरी जगह की सफाई का प्लान दे दिया गया है और इस प्लान को मजबूरी में सॉरी के बदले मांगना होगा, मानना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इजराइल ने सॉरी बोला कतर को, बदले में क्या लिया? बदले में उसने अमेरिका के लिए पूरा गाजा ले लिया। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न घूम रहा होगा, अमेरिका को गाजा की जरूरत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, असल मायने में मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह बन चुकी हैं जो कि अब व्यापारिक केंद्र बन चुकी हैं। यूएई के अंदर बना हुआ दुबई इस समय अमेरिका को बहुत चुभ रहा है। एक समय तक स्टार्टअप और कंपनीज के लिए लोग न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सिलिकॉन वैली यहां जाया करते थे, लेकिन अब लोग मिडिल ईस्ट में रुकने लगे हैं, विशेष रूप से यूरोपियंस गल्फ में ठहरने लगे हैं। यूएई की देखा देख और बहुत सारे शहर बनने लगे हैं, जिनमें से दोहा यानी कतर की राजधानी शामिल है। उसने अपने आप को वर्ल्ड के स्टेज पर वर्ल्ड कप करा करके हाजिर किया था। ठीक इसी तरह से सऊदी अरब के द्वारा लाइन सिटी बनाई जा रही है सऊदी में, ताकि वर्ल्ड से लोगों को आकर्षित किया जा सके। मिडिल ईस्ट मिडिल में होने का दुनिया भर से, यूरोप से, एशिया से, सब जगह से फायदा उठा रहा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा को वो अपने तरीके से बसाकर, जैसे चाइना ने हांगकांग को बसा रखा है या फिर चाइना ने मकाऊ बसा रखा है, वैसे ही अमेरिका इसे बसा करके अपने अधीन रखे और इसे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास सिटी में कन्वर्ट कर दे। यानी कि गाजा के अंत की शुरुआत हो चुकी है, अमेरिकी कंट्रोल की शुरुआत हो चुकी है और मुस्लिम वर्ल्ड एक सॉरी की कीमत में क्या कुछ खो चुके हैं, यह उन्हें आगे आने वाले टाइम पर एहसास होगा। अब आप पूछेंगे, सर तो क्या आप ही इतने बुद्धिजीवी हो गए क्या, जो आपको तो समझ में आ रहा है और इनको नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है। कैसे? अब आप देखिए, यहां पर नेतन्याहू का बयान सुनिए। जब ये सारी बातें बोल रहे थे तो नेतन्याहू अपनी तरफ से एक लाइन बोल देते हैं। कहा गया कि हम यह काम आसान और मुश्किल तरीके से हो जाएगा, कर लेंगे, इसे पूरा जरूर किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल यह काम पूरा कर देगा। जितना
सख्त तरीके से नेतन्याहू ने यह बात बोली, उस बात में दम था। ट्रंप के बगल में खड़े होकर नेतन्याहू कह रहे हैं, सोचिए, जिस नेतन्याहू ने सॉरी बोली हो, वो नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सर, अब आपने प्लान तो दे दिया, अब देखिए आपके प्लान को एग्जीक्यूट कराना काम है हमारा। अब हमास के पास समय है कि वो इस प्लान को मान ले। अगर नहीं मानता ना सर, तो ये काम अब हम करेंगे, आसान रूप से करें या मुश्किल तरीके से। आप समझे इसका मतलब क्या हुआ? सारा की सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो तारीफें किया कि हाँ साहब इस बात पर एग्री हो जाना चाहिए, हमास को वो लोग प्रेशराइज करेंगे कि मान जाओ, मान जाओ और अमेरिका को तुम्हारे ऊपर राज करने दो। अगर तुम नहीं मानते हो तो हम इजराइल को नहीं रोक पाएंगे। क्या आपको लगता है हमास मान जाएगा? सोचकर बताइएगा, क्योंकि हमास ने जिस चीज के लिए इतने दिन तक गोलियां खाई हों, वो सौदे का हिस्सा बन गया। ये बात हमास को भी अब समझ नहीं आएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि एक सॉरी की कीमत में कोई पूरा की पूरा हमास को बेच कर चला आया है। हमास को भागना पड़ेगा, सत्ता में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा और अमेरिका यहां शासन करेगा। ये काम करवा चुके हैं नेतन्याहू, और बदले में अब उनके पास अपनी तरफ से मुस्लिम देशों में बोलने वाला कोई देश नहीं बचेगा, क्योंकि सब देश गए थे ना अरदास करने के लिए कि सर शांत कराइए इजराइल को। इजराइल कह रहा है कि सर अगर वो अब नहीं माना ना तो हम छोड़ेंगे नहीं सर। ट्रंप कहते हैं हाँ 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 हाँ। खेल समझ गए? ये सॉरी नहीं थी, सॉरी की कीमत पर पूरा गाजा ले लिया गया है। एक सॉरी की कीमत अगले महीने तक पूरी गाजा को चुकानी होगी। ये गाजा अब या तो अमेरिका का होगा या इजराइल का, बस इतनी ही तय होनी है। इजराइल का हो या अमेरिका का, बात एक ही होती है। ये जितनी भी बधाइयां हैं, ये बधाइयां असल मायने में मुस्लिम वर्ल्ड पर एक प्रेशर है। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं या फिर ये जितने भी ओआईसी के देश हैं, अब ये इस प्रेशर में है कि ये बधाई तो दे रहे हैं, ट्रंप के प्लान को मान करके इन्होंने बधाइयां तो दे दी हैं कि ट्रंप ने हमारी बात मान ली। असल में ट्रंप ने बात नहीं मानी। ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, उसने पूरा सौदा कर डाला है। उसने गाजा के लोगों को कहा है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, रह जाओ तो रह जाओ। कैसा प्लान है भाई ये? किसके लिए प्लान है? केवल अमेरिका के लिए प्लान है। एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ये जो ताकत के साथ शांति का प्रस्ताव ट्रंप ने दिया है, निश्चित ही ट्रंप ने दुनिया के सामने अपनी एक बार फिर से सत्ता बता दी है कि मैं ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं। दुनिया को मानना है नहीं मानना है ये इसके ऊपर है। आज तो दिन ट्रंप का ही है। बदले में बैठे नेतन्याहू जो कि केवल वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहे हैं। लगता तो यही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी तरफ से जरूर बताइएगा, क्योंकि हमास ने कहा है कि वो इसका अध्ययन करेगा फिर बताएगा कि क्या हुआ है। दुनिया भर के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गाजा का शासन कौन करेगा, कौन सी वो टेम्परेरी कमेटी होगी जो शासन करेगी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क्या होगा, और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा अलग अलग हैं, इनका क्या होगा? दोनों के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है। और ये इंटरनेशनल फोर्सेस आफ्टर ऑल बनेंगी कैसे? इजराइल वापस आएगा कैसे? कोई बात कर क्यों नहीं रहा है भाई? ऐसे में फिलहाल कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा दाव जीत चुके हैं ट्रंप और नेतन्याहू। ये मेरा नजरिया है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी के लिए आप अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर के बातें बाजार की पर बढ़िया बातें की जाती हैं। थैंक यू सो मच।